हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे AWS के इंटरमीडिएट क्लासेस को। ये वीडियो नंबर 11 है और इस पे हम थोड़ा सा कोर्स का ओवरव्यू कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, साथ में हम ये जानेंगे कि जो करियर पाथ है, क्योंकि लास्ट जो हमारे AWS के जो 10 वीडियोस आए थे वो ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कवर करते हैं। उसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आप आर्किटेक्ट लेवल पे भी आप उसको पढ़ते हो, ठीक है। बट वो क्या था ना, वो एक एसेंशियल स्किल था आपके लिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप एक बिगिनर, अगर एज अ बिगिनर आप काम करते हो तो वहाँ से आप AWS का जो नॉलेज है वो लेके एक मतलब अच्छा एक काम कर सकते थे, ठीक है। तो वो 10 पार्ट हमने इस तरीके से बनाया था। अगला जो होगा हमारा, हम अब ध्यान देंगे थोड़ा सा और प्रोफेशनल वे में, क्योंकि जो जर्नी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है वो एक्चुअल में आपको, जैसे हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अगर आपने पहले के वीडियोस में अगर DNS पढ़ा है तो वो DNS हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। वहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा अगर कुछ वेब सर्वर्स के बारे में पढ़ा है, वर्चुअल मशीन्स के बारे में पढ़ा है, तो वो सब यहाँ पे अप्लाई होता है। अब की बार जो हम पढ़ने वाले हैं AWS का एक आर्किटेक्ट का होता है कोर्स, AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। उसके भी 2 सर्टिफिकेशन होते हैं। एक जो होता है आर्किटेक्ट एसोसिएट होता है, एक होता है आपका आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस कोर्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएट लेवल जो होता है उसको इंक्लूड करूँ, और जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे मैं प्रोफेशनल भी इसके अंदर इंक्लूड करूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट है ना, अगर मैं वीडियो को थोड़ा सा उस पर बना के फिर छोड़ दूँ, ठीक है, और आगे का अगर जानकारी आपको ना मिले तो फिर अधूरा ज्ञान रह जाएगा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको कंप्लीट ज्ञान मिले और उसके थ्रू आप काम कर सकें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे AWS के सर्टिफिकेशन पाथ की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा awsamazon.com सर्टिफिकेशन के अंदर, और जैसे इस पेज पे जाएंगे आपको काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये फाउंडेशनल है और कई सारे आपको यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। प्रोफेशनल है, एसोसिएट है, स्पेशलिटी है। तो प्रोफेशनल कोर्स में हमारा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल और डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल, ये 2 चीज़ आते हैं। एसोसिएट लेवल में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेवलपर, सी सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर, ये आते हैं। और ये आप देख सकते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में टारगेट कैंडिडेट डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया है यहाँ पे। इसका पूरा इंट्रोडक्शन कि क्या कैसे होगा, एग्ज़ाम के कंटेंट क्या होंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है SAA C03 एग्ज़ाम का। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंटेंट आउटलाइन है, डिज़ाइन सिक्योर आर्किटेक्चर 30% का होगा इस पर डिज़ाइन, और इसके अंदर जो डोमेन 1 है आपका डिज़ाइन सिक्योर आर्किटेक्चर्स वगैरह है इसके अंदर। अगला देखेंगे, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप से। कुछ अपेंडिक्स है यहाँ पे, ये आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। कंप्यूट कॉस्ट मैनेजमेंट है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें आपको हैं जो आपको पढ़ने होंगे। अब कोर्स आउटलाइन के बारे में देखते हैं। पार्ट 1 में हम एक्चुअल में इंक्लूड करेंगे इसके अंदर जो हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन होगा। इस पे हम सबसे पहले जो होगा, जो हमने पीछे पढ़ा ना AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर रिफ्रेशर है, मतलब पीछे जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी इंक्लूड होता है इसमें। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना थोड़ा और एडवांस लेवल में ये यहाँ पे हम इसको इंक्लूड करते हैं। फिर हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, लाइक IAM जो है हमारा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IAM में अभी हमने जो पढ़ा है वो बहुत कम ही है। उसके बाद हम कंप्यूट पे जाएंगे EC2 के अंदर।
नेक्स्ट हम देखेंगे इलास्टिक लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग। ये हमने पहले ही पढ़ा था, बट और डीप में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। फिर हम जाएंगे नेटवर्किंग, जैसे हमने वीपीसी वगैरह हमने कर रखा था, उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। वीपीसी पेयरिंग है आपका, ट्रांजिट गेटवेज है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हम जाएंगे स्टोरेज पे, तो हमने EFS वगैरह देखा था, इसके अलावा स्टोरेज गेटवे रह गया था, वो सब भी हम इस कोर्स पे बिल्कुल पढ़ेंगे। अगला जो हम देखेंगे इसके बारे में वो है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस के अंदर जैसे हमने लास्ट MySQL पोस्टग्रेस कर रखा था, लेकिन NoSQL हमने बिल्कुल नहीं छुआ था। हमने DynamoDB है, Aurora है, इसका डेटा माइग्रेशन कैसे करते हैं, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, है ना। SFTP फॉर फाइल्स है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा एनालिटिक्स भी पढ़ लेंगे इसके अंदर कि एनालिटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ होने वाला है और किस तरीके से हम उसको समझने वाले हैं। इसी तरीके से हमने कोर्स आउटलाइन पार्ट 2 बनाया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले मॉनिटरिंग को पढ़ेंगे, फिर सिक्योरिटी और कंप्लायंस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एक आर्किटेक्ट के लिए। इसमें आपको काफ़ी कुछ जानना होता है और समझना होता है कि कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ जो कंप्लायंस होता है और बिल्कुल सिक्योर कैसे बनाते हैं, गार्ड ड्यूटी है, कई सारी चीज़ें हैं। हम इसके बाद इसका ऑटोमेशन और इसका गवर्नेंस भी देखेंगे कि कैसे हम ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स वगैरह ले सकते हैं। DNS और नेटवर्क हमने पहले पढ़ा था, लेकिन AWS के अंदर नहीं पढ़ा। इसके अंदर भी वैसे ही होता है, उसको भी हम अच्छे से समझेंगे, नेटवर्क की राउटिंग समझेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, कि एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन हम कैसे इस पर कर सकते हैं। कई सारे आपके टूल्स आते हैं, लैम्डा है और भी कई सारे हैं। थोड़ा हम मशीन लर्निंग के बारे में भी समझेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब एक थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेंगे। वो भी आपका आर्किटेक्ट को एटलीस्ट आना चाहिए, है तो थोड़ा अलग ही कोर्स, बट वो भी थोड़ा सा, क्योंकि देखो आप कहीं भी काम करने जाते हो ना, तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर बैकअप एंड रिकवरी बहुत ज़रूरी है, आपको बैकअप एंड रिकवरी आपको आना ही चाहिए। कभी भी कुछ हो गया, एक आर्किटेक्चर आपने डिज़ाइन किया है ना। इसके बाद बिलिंग और प्राइसिंग पे जाएंगे। बिलिंग और प्राइसिंग काफ़ी कुछ है इसके अंदर जानने को। कई कंपनी अपने कॉस्ट बचाना चाहती है, AWS कॉस्ट बचाने के लिए मशहूर है, इवन वो आपको बताते भी हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फिर हम देखेंगे वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क। ये AWS का ही एक बनाया हुआ फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छा मतलब काम इसके अंदर कर सकते हैं। हम करेंगे, हम थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ा समझ लेंगे, कैसे आप एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हो। देखो, एग्ज़ाम देने से आपको ये फ़ायदा है कि एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा AWS की तरफ से, और आप एक तरह से क्या होगा ना कि आप एक टैग लग जाएगा आपके पास कि हाँ, आप एज आ सिस्टम आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल पे आपने सर्टिफिकेशन कर लिया है, आपको इतना का नॉलेज है। ये आपका जॉब पाने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं फ्री टियर की। यहाँ पे क्या होगा ना, आप AWS पे फ्री टियर में अपना एक अकाउंट बना सकते हो, जो 12 महीने के लिए फ्री आपको मिलेगा। 750 घंटे आपके EC2 के मिलेंगे। आपको क्या करना है ना, क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक करना है सबसे पहले। इसके बाद आपको ऐसा विंडो मिलेगा जहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे पासवर्ड को, और आपका जो अकाउंट नेम होगा, मतलब डिस्प्ले नेम होगा आपका, आप यहाँ पे सेट करना है आपको। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी, पासवर्ड थोड़ा अच्छे रखना पड़ेगा आपको। फिर आपको AWS अकाउंट नेम पे कोई भी अपना नाम डाल सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपका सिक्योरिटी चेक है ये आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे आपको चूज़ करना है पर्सनल अकाउंट। अगला यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर वगैरह, सिटी, पोस्टल कोड वगैरह डाल के आपको एक्सेप्ट करना है, फिर कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको $1 का चार्ज लगेगा आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे। इस पे एक्सपिरेशन वगैरह आप डाल सकते हो। आप जो बिलिंग एड्रेस है बिल्कुल परफेक्टली डालना होगा आपको। ये क्या करता है ना, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आपका, कि आपका मतलब जेन्युइन यूज़र हो, इसलिए आपका वो $1 का चार्ज लगेगा, जो कि आपको वापस मिल जाता है। लास्ट में आपको एक मोबाइल फ़ोन का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे फिर मैं स्टेप 4 और 5 पे था, अब मैं लास्ट स्टेप पे जाऊँगा। यहाँ पे एक आपको कोड मिलेगा, और जैसे आपको कोड मिलेगा आपको इसको बस वेरीफाई करना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट ये बोलेगा आपको बेसिक सपोर्ट के लिए। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, हम फ्री टियर में है तो मैं फ्री सपोर्ट ही चाहिए होगा। डेवलपर जो सपोर्ट है, बिजनेस सपोर्ट है, डिफरेंट होता है, काफ़ी अंतर होता है इसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं।
फिर आपको कंप्लीट साइनअप पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप गो टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाके आप अपना AWS का मैनेजमेंट कंसोल खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको रूट यूज़र पे जो आपने भी यूज़र बनाया है, रूट यूज़र, और उसका पासवर्ड देके आप लॉगिन करके आप अपने मैनेजमेंट कंसोल को खोल सकते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ अपने अकाउंट पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे सर्च करना है बजट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब बजट क्या होता है? बजट जो है हमारा यहाँ पे, ये एक कॉस्ट का आपको एनालिसिस करके देगा। वो आपको ये बताएगा कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आप चाहो तो कुछ रिसोर्सेज जो आपके चुनिंदा रिसोर्सेज हैं उस पे आप बजट बना सकते हो कि वो कितना कॉस्ट आपको करेगा आगे, और उतना कॉस्ट करने से पहले आपको अलर्ट भी आ जाए। ठीक है, इससे क्या है ना, आप जैसे खासकर जैसे डेवलपमेंट में हो या टेस्ट पे हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट के लिए आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कि आपको लगेगा कि नहीं, वो जो मेरा रिसोर्सेज है हमने चला के छोड़ दिया था, हम भूल गए हैं, तो उसका बजट पार हो गया है ना, या उसका अलर्ट आ गया है, तो आप क्या करोगे, उसको तुरंत बंद कर सकते हो। ऑटोमेट तरीके भी होते हैं बंद करने के, वही मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बजट्स में मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आपको बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको मिलेगा ये बजट्स, और ये जो बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट का जो कंसोल है आपको सिर्फ रूट यूज़र से मिलेगा, आपके लोकल जो नॉर्मल यूज़र है उससे नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप किसी को एडमिन आपने बनाया है तो उसको इसके प्रिविलेजेस दे दोगे ना, ये जो उसको बिलिंग एडमिन बना दोगे, तब जाके उसको वो कर पाएगा, देख पाएगा ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट बजट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टेम्पलेट्स बता रहा है ये, कुछ होगा इनके पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, कुछ कस्टमाइज है, एडवांस है, जीरो स्पेंड बजट है, मंथली कॉस्ट का बजट है, और डेली सेविंग के प्लान्स हैं, डेली रिजर्वेशन के यूटिलाइजेशन बजट हैं। तो बजट का नाम ये कुछ बता रहा है, यहाँ पे ईमेल वगैरह है जिसको जाएगा, और फिर क्रिएट बजट पे क्लिक करना है आपको। थोड़ा देखते हैं ये कैसे ये हो पाएगा। मैं एक बार ना मंथली पे जाता हूँ, ये देखिए माई मंथली कॉस्ट बजट, सिंपल मेरा मंथली कॉस्ट बजट। जैसे आपने फ्री टियर अकाउंट आपने कर लिया, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं ना जो मतलब जिसके पैसे देने पड़ते हैं, तो मान के चलो आपका बजट $10 है, $10 से ऊपर आप नहीं खर्च करना चाहते, तो आपको सिर्फ 10 लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे टेम्पलेट की सेटिंग्स बता रहा है ये। दिस टेम्पलेट हैज़ डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन दैट कैन बी चेंज लेटर। ठीक है, कस्टम करने के लिए आप बता सकता है ये कैसे करना है। यू कैन डाउनलोड दिस टेम्पलेट जेसॉन, ये रहा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है इस पर, अगर मैं डाउनलोड पे जाऊं और इसका बजट देखो एक बार, तो ये ना कुछ मतलब आपको जो भी सेटिंग्स है इसके अंदर जेसॉन में ही मिलेंगे। AWS के जो भी सेटिंग्स होते हैं ना, मोस्टली सब जेसॉन में ही मिलते हैं आपको। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बजट लिमिट $10 है, यूनिट क्या है, USD है, माई मंथली के नाम, बजट टाइप कॉस्ट के ऊपर है, कॉस्ट फिल्टर वगैरह कुछ लगाया नहीं मैंने, कॉस्ट टाइप फॉल्स ये सब जो भी है, कई सारे ऑप्शंस है। स्टार्ट कब होगा, इस दिन से स्टार्ट होगा, एंड इस दिन तक हो जाएगा, ये मंथली है। ऐसा कुछ आपका जेसॉन के फाइल्स होते हैं। तो एक बार इसको बना के देखते हैं ये क्या कहता है। ये देखिए ये बन गया। एक बार इसको क्लिक करते हैं, कुछ समझते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है। ये देखिए मैंने बजट बनाया, मेरा ऑलरेडी इससे ज़्यादा स्पेंड हो चुका है, तो इसलिए ये बता भी रहा है कि 100% आपने 108% आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया है। फोरकास्टेड जो है ये भी बता रहा है कि फोरकास्टेड जो है बजट के हिसाब से 113% जाएगा। ये एक्सीडेड 3 थ्रेशोल्ड ये भी बताता है, अलर्ट्स भी देता है ये
कि आपने ज़्यादा का कर लिया इसमें खर्चा। ये देखिए आपके सर्विस के हिसाब से भी आपको ये देगा, अक्टूबर में कितना था, सितंबर में कितना था, ये पूरा आपको इस तरीके से एक अच्छा रिपोर्ट आपको बना के देगा। ये है MTD, मतलब मंथ टिल डेट, मतलब महीने से आज तक का जो डेट है। तो ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर जाते हैं बजट पे, एक बार देखते हैं कस्टमाइज़ के अंदर क्या है। ये फ़िलहाल इसको मैं ना डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई ख़ास काम नहीं है यहाँ पे, मैं ऐसा एक्चुअली बनाना ही चाहता था। नेक्स्ट जो हम करना चाहते हैं वो है कि क्रिएट बजट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक बार कस्टमाइज़ समझते हैं, कस्टमाइज़ क्या है। कॉस्ट बजट रिकमेंडेड कॉस्ट के ऊपर है, यूसेज के ऊपर है, सेविंग प्लान के ऊपर है कि रिजर्वेशन के ऊपर है। अब इसको समझते हैं। कॉस्ट बजट मतलब जो अभी हमने किया ना कि इतना मेरा कॉस्ट है, इसके ऊपर आप बजट बनाओ। यूसेज, इतना मेरा यूसेज है, इसके ऊपर आप बजट बनाओ, ऐसे कुछ है। सेविंग प्लान, मैंने सेविंग प्लान पहले से ख़रीद रखा है, उस प्लान के हिसाब से आप बजट बनाओ। कुछ रिजर्वेशंस मैंने पहले से ख़रीद रखे हैं, उसके ऊपर आप बजट बनाओ। तो ये इसके सिंपल सा समझ है इसको, ठीक है। अगर मैं अभी मेरे पास ये रिजर्वेशन या सेविंग तो भी है नहीं, मान लो यूसेज में अगर मैं जाता हूँ, थोड़ा समझते हैं इसको। ये क्या बोलता है, हाउ टू सेटअप योर बजट, डिटेल्स, बजट का नाम बता दो, यूसेज टाइप बता दो, यूसेज टाइप के ग्रुप बता दो, और यूसेज टाइप के मतलब किस टाइप का आप करना है। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ यूसेज, माई यूसेज बजट लिख देता हूँ, माई यूसेज बजट, ऐसा कुछ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। बजट 01 ऐसा कुछ। तो ये मेरा हो गया बजट टाइप, बजट का नाम। दो तरह के आपको मिलेंगे, ग्रुप वाइज मिलेंगे आपके यूसेज। ये देखिए ये ग्रुप वाइज है आपके। EC2 डेटा ट्रांसफ़र, ये देखिए पहले से कई सारे ग्रुप में है ये, और इसके हिसाब से आप ना अपना ग्रुप सेट कर सकते हो। ग्रुप के हिसाब से ये होगा। एक टाइप्स है, टाइप समझते हैं। ये देखिए ये आपके टाइप्स हैं, AP, S3, और स्टोरेज यूसेज, ये आपके टाइप्स हैं। मतलब इसमें से कई सारे जो ये दिखा रहे हैं ना पैरामीटर्स कि स्पॉट यूसेज यहाँ पे रिक्वेस्ट है, या APN2 AWS आउट कितना हुआ, AWS आउट कितना हुआ, इन कितना हुआ। तो आप इसको एक मतलब ग्रुप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए EC2 डेटा ट्रांसफ़र रीजन टू रीजन, ठीक है। तो ये ग्रुप वाइज हो गया। थोड़ा और समझते हैं इसको। अगर मैं सेविंग प्लान्स पे जाऊँ, ये देखिए आपको थोड़ा सा अलग देगा। बजट का आपको नाम डालना पड़ेगा, पीरियड डालना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ सेविंग प्लान। आपने कोई सेविंग प्लान खरीद रखा है तो आपने कितने % आपने उसको यूज़ कर लिया, उसका आप थ्रेशोल्ड यहाँ पे डाल सकते हो। मान के चलो 80% पे, पहले 60% पे आप डाल सकते हैं कि छोटा सा पहले मेल जाए कि 60% हो गया है। फिर एक और आप बना सकते हो, इसमें आप बोल सकते हो 80% हो तो आपको पता चल जाए, ठीक है। अगर आपने सेविंग प्लान ले रखा है तो स्कोप हम समझ सकते हैं यहाँ पे। बजट का स्कोप क्या होगा, पूरे सर्विसेज जितने भी AWS के सर्विसेज है उस पे आप बना दो। एक तो ये है। दूसरा है फ़िल्टर कर लो आप, क्योंकि आपने अगर जो सेविंग प्लान है, मान के चलो आपने सेविंग प्लान EC2 पे ले रखा है, तो आप क्या करोगे, EC2 के ऊपर डालोगे ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सेविंग प्लान जो टाइप है, लिंक्ड अकाउंट है, रीजन है, इंस्टेंस फैमिली। तो जो भी आपके फैमिली वहाँ पे EC2 के हिसाब से आप उस पर कर सकते हो, चाहो तो रीजन के हिसाब से कर सकते हो। मेरा ये रीजन है, इस रीजन पे बना दो, ठीक है। या जो अकाउंट लिंक्ड है उस पे ये सेम चीज़, जो आपके जो ऑप्शंस है ना, ये आपके आते हैं यहाँ पे भी आएगा, कॉस्ट बजट पे भी आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ समझते हैं, मैंने कुछ नाम दे देना है यहाँ पे, माई बजट, ठीक है। अब बजट का अमाउंट क्या होगा, सॉरी टाइम का क्या होगा। तो डेली आपको चाहिए, मंथली चाहिए, डेली कितना खर्चा हुआ इसके बारे में बताओ। डेली मान के चलो आपने कहा है कि मेरा जो बजट है डेली $2 का है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, तो भी आपको बता देगा। एक मंथली है, क्योंकि देखो बिल इसका क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा मंथली ही यूज़ होता है, क्योंकि बिल जो है आपका मंथली आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मंथली आपका कितना यूसेज है, ठीक है। और आप उससे जैसे आगे बढ़ते हो तो आपको क्या करना है आप वो भी सेट कर सकते हो। रेकरिंग बजट है कि एक्सपायरिंग बजट है, कहने का मतलब रेकरिंग का मतलब अगर आपने यहाँ पे सेट कर दिया रेकरिंग, तो ये अगले महीने भी ये अप्लाई, ये बजट अगले महीने भी चलेगा, उससे अगले महीने भी चलेगा, मतलब हमेशा चलेगा ये, ठीक है।
अब ये स्टार्ट मंथ कब से स्टार्ट होना है, अक्टूबर से स्टार्ट करो, ठीक है। एक्सपायरिंग मतलब ये है कि ये सिर्फ इस महीने का है, एक डेट दे दो, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ऑलमोस्ट हम रेकरिंग ही रखते हैं हमेशा। बजट का जो मेथड है फिक्स्ड है, प्लान्ड है, ऑटो एडजस्टेड है, ठीक है। ये क्या करता है, जो बजट बनाता है ये ट्रैक करता है, जो मंथली आपका बजट अमाउंट है उसको ट्रैक करता है, फिक्स्ड अमाउंट। प्लान में आपने जो प्लान कर रखा है कि इतना मेरा बजट का प्लान है, उसके हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हो। प्लान्ड ऑटो एडजस्ट भी है, डायनेमिकली आपका बजट जो है ना वो सेट हो जाता है ये। तो हम क्या करते हैं, फिक्स्ड पे मोस्टली फिक्स ही हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छा बता भी देगा कि लास्ट मंथ जो आपका कॉस्ट था ना, देखिए मेरा $10.88 का था, तो ऐसा कुछ बता देगा आपका बजट अमाउंट कितना है। सबसे पहले यही पूछेगा कि आपका बजट अमाउंट कितना है, ठीक है। ठीक है, मेरा बजट अमाउंट मान के चलो मैं 50 या चलो ठीक है मैं $100 ऊपर खर्च नहीं करना चाहता, ठीक है। $100 ऊपर खर्च बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं जो $100 का जो बजट है मैं किस पे बनाऊँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकता हूँ ना, कि मैं EC2 पे लगाऊँ या किसी रीजन पे लगा दूँ, लिंक्ड के कोई अकाउंट है उस पर लगाऊँ, या इंस्टेंस टाइप के ऊपर लगाऊँ, ठीक है। कॉस्ट कैटेगरी के ऊपर लगाऊँ, अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर लगाऊँ, परचेज़ का हिसाब से लगाऊँ। तो मोस्टली ऐसे आप फ़िल्टर अलग अलग भी आप बना सकते हो, ये आपको ऑप्शन देता है। बट मोस्टली आप जैसे आपको सबसे पहला जो बजट बनाओगे ना, पूरे होल मतलब जितना भी आपका रिसोर्सेज है उसके ऊपर बनाना चाहिए। फिर आप छोटे अलग से फ़िल्टर आप लगा सकते हो, मतलब अलग बजट बना के कि मेरा EC2 को कितना खपत है, मेरा S3 में कितना खपत है इस महीने का, उसका ये बजट है। तो आप एक एक रिसोर्स पे भी आप आराम से बजट बना सकते हो, ये अनलिमिटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस पर। एक यहाँ पे बोलेगा अनब्लेंडेड, एमोर्टाइज्ड और ब्लेंडेड कॉस्ट। इसको थोड़ा समझते हैं। तो जो हमारा अनब्लेंडेड कॉस्ट होता है इसको आप ऐसे मान के चल सकते हो कि जैसे आपके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिला है, तो हर आइटम पे आपको कितना कितना डिस्काउंट मिला है ये अलग अलग से आपको पता चले, उसके लिए अनब्लेंडेड कॉस्ट को हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ब्लेंडेड कॉस्ट होता है। जो ब्लेंडेड कॉस्ट होता है वो एक तरह से आप कहो तो जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं ना उसका एक एवरेज समझ लो आप, एक एवरेज आपको बताता है, एवरेज जो कॉस्ट है वो बताता है कि इतना भी आपका कॉस्ट है, इसके ऊपर आपको रिपोर्ट्स देगा। एमोर्टाइज्ड जो होता है ये होता है आपका रिजर्वेशन या आपने जो पहले से कुछ खरीद रखा है ना उसके ऊपर आपका जो कॉस्टिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो मोस्टली अनब्लेंडेड ही चलता है। यहाँ पे जैसे देखें ना सपोर्टेड चार्ट टाइप्स भी आपको बता रहा है क्रेडिट रिफंड्स कितने हैं, तो इस सबको भी ये काउंट करेगा अपने हिसाब से। टैग डाल सकते हो, नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो और उसके बाद आपको बजट अमाउंट है $100 का। यहाँ पे एक अलर्टिंग का भी सिस्टम दे रहा है, ठीक है, मैं ऐड करूँगा सेट अलर्ट थ्रेशोल्ड। ये क्या है, ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप परसेंटेज डाल दो कि मान के चलो मैं 50%, अगर उसके जो आपने बजट किया अगर 100 में से आपने अगर 50% आपने खर्च कर लिया तो ट्रिगर जो हो जाए कुछ नोटिफिकेशन कर दे या कुछ भी अलग से काम कर दे, वो हम देखेंगे अभी। 1% के ऊपर कर सकते हो या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको इसका ऑप्शन भी देगा कि 50% मतलब $50 ऑफ योर बजटेड अमाउंट 100 द अलर्ट थ्रेश होल्ड विल बी एक्सीडेड। मतलब जैसे 50% आपका जो बजट अमाउंट है उससे जैसे आगे बढ़ा ना एक ट्रिगर बन जाएगा, अपने आप चला जाएगा। वो क्या करेगा, ईमेल रेसिपिएंट सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं उसको कॉमा के थ्रू। कई सारे जैसे आपका कोई ईमेल का ग्रुप है उस पर आप डाल सकते हो, आप अलग अलग इंडिविजुअल भी डाल सकते हो। आपको अगर अपने आप को डालना है तो मैं अपने आप को भी डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बाद कुछ ऑप्शनल चीज़ें बता रहा है। SNS अलर्ट, SNS हम पढ़ेंगे, ये सिंपल नोटिफिकेशन अलर्ट्स है। आप SNS वहाँ पे बना लो, SNS के अंदर जाके SNS एक बना लो और उसका जो टॉपिक है उस पर डाल दो, उसको सब्सक्राइब कर लो। जब भी ये होगा तो आपके पास एक अलर्ट पहुँच जाएगा। एक चैटबॉट भी है AWS का, ये आपको ना जो अमेज़ॉन का जो साइम है और साथ में स्लैक है या माइक्रोसॉफ्ट का जो टीम्स है उस पर भी आपको अलर्ट पहुंचा देता है। आप एक ग्रुप बना लो,
जैसे अमेज़न टाइम जो होता है वो आपका मीटिंग के काम आता है, ठीक है। स्लैक भी ऐसे कुछ है कोलैबोरेशन के लिए, चैट वगैरह करने के लिए, है ना। माइक्रोसॉफ्ट टीम भी वैसे ही है। तो इनमें से किसी रूम पे या किसी ग्रुप में आप वहाँ पे भी आपके अलर्ट्स को पहुँचा सकते हो। तो मोस्टली एसएनएस ही यूज़ होता है, ये इनबिल्ट सर्विस है इसका। तो आप एसएनएस डाल दो, उसको नेक्स्ट करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करो और ये आपका बजट तैयार। कुछ एडिट करना है, कुछ एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको बस क्रिएट बजट पे क्लिक कर देना है। तो ये मेरा बजट तैयार हो गया। बजट मेरा है $100 का, मैं इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको बनाना पड़ेगा। तो ये है पूरा का पूरा आपका बजट। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं बिलिंग के अंदर, काफ़ी सारे चीज़ें ऐसे होते हैं। ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है। इसके अलावा भी कॉस्टिंग जो है, एलोकेशन टैक्स है। आप एक जानना चाहते हो, जैसे आपका बड़ा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे आपके कम से कम 40-50 अकाउंट्स हैं, उसके अंदर हज़ारों आपके प्रोडक्शन में डेटाबेसेस, EC2 इंस्टेंसेस, आपका क्लस्टर्स, आपके कई सारे डेटाबेसेस, बहुत सारे सर्विसेज चल रहे हैं। तो उस टाइम पे जो सिचुएशन है थोड़ा अलग ही होगा। ये बजट तो नॉर्मल है, चलो ठीक है, एक अकाउंट के लिए सिंपल है, लेकिन उनको कैसे आप हैंडल करेंगे, अलग अलग अकाउंट्स है उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा वो है। क्या ऐसा कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे कि हम एक डैशबोर्ड टाइप का देख लें, डैशबोर्ड के अंदर सब आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे होम पे जाऊँ तो आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। ये देखिए, ये एक डैशबोर्ड है। यहाँ पे ज़्यादा कोई ख़ास कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे कॉस्ट का समरी बताया है कि मंथ टू डेट कितना है, लास्ट मंथ का कॉस्ट कितना था, आगे कितना होगा, और लास्ट मंथ का टोटल कितना आया था। आप यहाँ पे क्लिक करके बिल्स भी आप देख सकते हो, जो हर महीने आपका जो बिल आता है वो आप देख सकते हो। कॉस्ट मॉनिटर भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। बजट तो स्टेटस जो है उसका ओके बता रहा है अभी। अगर आपका बजट पार कर गया तो यहाँ पे ओके नहीं आएगा। कॉस्ट का ब्रेकडाउन भी आप कर सकते हो आपके रिसोर्सेज के हिसाब से। जैसे यहाँ पे वर्क स्पेस है, यहाँ पे मेरा RDS है, तो किसने कितना लिया है कलर के हिसाब से आपको बता देगा, ये देखिए, ठीक है। तो एक छोटा सा ये डैशबोर्ड है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी आपको एक ऑप्शंस मिलता है जो AWS में अगर आपने इंटरप्राइज सपोर्ट ले रखा है तो वो क्या करते हैं ना, आपको AWS का एडवाइजरी रिपोर्ट भेजते हैं। उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मान के चलो आपका डेटाबेस जो है एक जोन में है, वो क्लस्टर्ड नहीं है, या किसी और दूसरे जोन पे भी होना चाहिए ना, 2 AZ पे होना चाहिए, तो उसको भी बताएंगे कि भाई ये आपने सेटअप गलत कर रखा है। कहीं पे उनको फॉल्ट मिलता है कि आपका जो सर्विस है ये 2 जगह पे नहीं चल रहा है, या 2 IPs पे नहीं चल रहा, ये अगर फेल हो गया तो आपका सर्विस ख़राब हो जाएगा, तो वैसे भी आपको देते हैं। सेम इसी तरह कॉस्ट का भी देते हैं। वो ये बताते हैं आपको कि आपका जो कॉस्ट है वो कहाँ पे बच सकता है। आपने EC2 का जो इंस्टेंस है आपने ज़्यादा ले लिया है, यूज़ कम हो रहा है, 25% ही यूज़ हो रहा है, तो वो खुद ही आपको एक मैसेज आपको डालेंगे या ईमेल डालेंगे, बताएंगे वो आपको कि देखिए आपका जो AWS का जो ये वाला रिसोर्स है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, इसको आप ऐसे करो, इसको माइग्रेट कर लो छोटे इंस्टेंस में, आपका पैसे बचेगा। तो AWS ये भी करता है। उनकी जो सर्विस टीम होती है ना, जिसको हम टैम कहते हैं, टेक्निकल अकाउंट मैनेजर, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है ना, एक एक टैम जो है वो सबको असाइन कर देते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियों को बजट देखते हैं जहाँ पे लाखों डॉलर का बिल आता है उनका, तो उनको बताते हैं कि आप इस तरीके से आप ये चीज़ को ठीक कर सकते हो। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। कई सारे थर्ड पार्टी डैशबोर्ड होते हैं, थर्ड पार्टी ऐसे टूल्स होते हैं जो आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं जहाँ पे आप अपने पैसे बचा सकते हो। तो वो सब हम देखेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट AWS क्लाउड आर्किटेक्ट एसोसिएट का। इस पर हमने बजटिंग पढ़ी है, और बजटिंग कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं आगे, और उसको कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं, बिल्स वगैरह भी कैसे उसको अच्छे से समझना है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये हम आगे और भी देखते रहेंगे और समझते रहेंगे कैसे इसमें काम होता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।